हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो एज यू नो, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था टेस्टीज़ के बारे में। और टेस्टीज़ में हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर डिस्कशन किया था सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। एंड हमने लास्ट क्लास के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में एकदम क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड किया कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, एंड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, कौन सा सेल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड कौन सा सेल स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हमने एसेसरी डक्ट्स के बारे में बात करा था, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, जिनको मैं ऑलरेडी लेबल कर चुका हूँ। जिसमें से हमने रेटी ट्यूब्यूली की बात करी थी, हमने रेटी टेस्टीज़ के बारे में बात करी थी, हमने वासा एफ्रेंशिया के बारे में बात करी थी, हमने एपिडिडाइमस के बारे में बात करी थी। एंड एपिडाइडमस के 3 हिस्से हमने देखे थे, कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा बेटा। एंड हमने वासा डिफरेंस का बात करा था, एंड हमने एम्पुला, एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा का बात करा था। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन चलेगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी रिगार्डिंग एसेसरी ग्लैंड्स, बिकॉज एसेसरी ग्लैंड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी और नीट में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स कितने होते हैं और उनके रेस्पेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन हमारा जो होगा। सो दैट इज़ अबाउट एसेसरी ग्लैंड्स। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, कितने होते हैं और कहाँ पे होते हैं, और फिर हम उनके रेस्पेक्टिव फंक्शंस भी देखेंगे। सो सबसे पहला एसेसरी, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज एम्प्यूला, ये तो एम्प्यूला हो गया। ठीक है ना, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में बेटा। ये क्या है? सो दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट है बेटा, ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, सो यहाँ पे आपको ये स्मॉल ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं। सो दिस ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर हियर, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज समाइनल वेसिकल बेटा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं समाइनल वेसिकल। सबसे पहले नाम देखेंगे कौन सा ग्लैंड कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला एसेसरी ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल बेटा दोनों साइड में होता है, तो मतलब यहाँ से और एक ऐसे होगा, यहाँ से और एक एजैकुलेटरी डक्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगी बेटा? और एक समाइनल वेसिकल मिलेगी। बट मैंने दो नहीं बनाए, मैंने एक ही बना लिया। ठीक है, सो ये समाइनल वेसिकल हो गया। यहाँ पे जो ये ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से ये यूरेथ्रा हो गया अंदर से। सो बाहर से आपको ये हार्ट शेप्ड ग्लैंड दिखाई दे रहा है, ये वाला बेटा। सो ये वाला ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो ये हमारा सेकंड एसेसरी ग्लैंड हो गया बेटा। तो पहला हो गया समाइनल वेसिकल एंड दूसरा हो गया प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको और एक ग्लैंड देखने को मिलेगा नीचे। सो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, दिस वन। सो दो आपको दिखाई दे रहे छोटे छोटे से ग्लैंड्स, ये देखिए, ये एक दिखाई दे रहा है इधर से, ये दूसरा दिखाई दे रहा है इधर से बेटा। सो इनको हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, ये हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है ना, तो सबसे पहले ग्लैंड्स का नाम याद रखेंगे। सो हमारी बॉडी के अंदर 3 एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं मेल्स के अंदर, जिसमें से सेमिनल वेसिकल है, जिसमें से प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, और जिसमें से बल्ब यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड है। क्लियर हो गया ना? सबसे पहले हम डिस्कशन में शुरू करते हैं बेटा किससे? समाइनल वेसिकल से। आप याद रखेंगे बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये तीनों ग्लैंड जो है ना, ये मेल्स के अंदर एक सिक्रीशन को बनाते हैं, ये मेल्स के अंदर एक फ्लूइड को बनाते हैं, जिस फ्लूइड को हम नाम देते हैं समाइनल प्लाज्मा। ठीक है, फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्लूइड को हम नाम देते हैं समाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स मिलके एक फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? समाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बट समाइनल वेसिकल के रिगार्डिंग में बेटा जो पॉइंट याद रखेंगे वो ये है कि समाइनल वेसिकल बेटा समाइनल प्लाज्मा का अकेले 60 to 70% बनाता है बेटा। ठीक है, तो 60 to 70% समाइनल प्लाज्मा अकेले किससे बनता है बेटा?
समाइनल वेसिकल से बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला आप याद रखेंगे। अगर हम मैं मान के चलता हूँ कि ओवरऑल समाइनल प्लाज्मा 100% है, तो उस ओवरऑल समाइनल प्लाज्मा बेटा अकेले समाइनल वेसिकल जो है बेटा, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, रुक जाइए। सो समाइनल वेसिकल क्या करता है, ये एक फ्लूइड रिलीज करता है जिसको हम समाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं समाइनल फ्लूइड बेटा। और ये समाइनल फ्लूइड समाइनल प्लाज्मा का बेटा एक हिस्सा होता है, बिकॉज समाइनल प्लाज्मा इससे भी बनता है बेटा। और ये समाइनल फ्लूइड का 60 to 70% परसेंटेज किस में ऐड हो जाता है, समाइनल प्लाज्मा में ऐड हो जाता है। ये आप याद रखें। तो समाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है जिससे एक सिक्रीशन निकलते हैं, जिस सिक्रीशन को हम समाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और वो समाइनल फ्लूइड बेटा हमारी बॉडी के अंदर समाइनल प्लाज्मा का कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 60 to 70%। ये आप पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट जो आप इसके याद रखेंगे बेटा, ये आपने पहला पॉइंट याद रखा। सेकेंड पॉइंट जो आप इसमें याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि समाइनल फ्लूइड जो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन इन नेचर बेटा। और एल्कलाइन इन नेचर का मतलब क्या, अगर आप इसका पीएच चेक करेंगे बेटा, तो इसका पीएच आपको मिलेगा 7.4 पीएच मिलेगा। तो कितना पीएच होता है इसका, 7.4। तो याद रखेंगे समाइनल फ्लूइड इज एल्कलाइन, और पीएच कितना होता है उसका बेटा, 7.4 होता है। अब समाइनल फ्लूइड की अगर हम बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है स्पेशल बेटा, सबसे पहले इसमें आपको फ्रुक्टोज देखने को मिलता है। एंड फ्रुक्टोज जो होता है बेटा, ये स्पर्म के लिए फूड सोर्स का काम करता है, बिकॉज स्पर्म को बेटा खाना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए खाना चाहिए बेटा, एक्टिविटी के लिए खाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए। तो स्पर्म इस फ्रुक्टोज के ऊपर क्या करता है, फीड करता है, फ्रुक्टोज को तोड़ता है बेटा, और इस फ्रुक्टोज को यूज़ करता है एज एनर्जी मॉलिक्यूल अपने लिए बेटा। तो ये याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर और एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम नाम, जो लोकल हार्मोन होता है बेटा, जिसको हम नाम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। इसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। अब इस प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है, मैंने आपको कल बोला था, स्पर्म बेटा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कहाँ पे आते हैं, एम्प्यूला में आते हैं, ठीक है ना। ये एम्प्यूला में आ गए। एम्प्यूला से ये स्पर्म फिर कहाँ जाने वाले हैं बेटा, ये यूरेथ्रा में जाने वाले हैं। लेकिन एम्प्यूला से निकल के ये स्पर्म कहाँ आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा। तो इजैकुलेटरी डक्ट से अगर हमको स्पर्म को बाहर निकालना है, तो इजैकुलेटरी डक्ट को क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इजैकुलेटरी डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम कौन करता है बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा हार्मोन है विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट की कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जब तक इजैकुलेटरी डक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक स्पर्म बेटा इजैकुलेटरी डक्ट से निकल के यूरेथ्रा में नहीं आएगा। तो कौन कराता है उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको ये प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जो किस में पाया जाता है बेटा, जो समाइनल फ्लूइड में पाया जाता है, जो कहाँ से निकला है, समाइनल वेसिकल से निकला है। क्लियर है ना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन आपने याद रखा है। इसके अलावा इसमें और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्लॉटिंग प्रोटीन पाया जाता है बेटा, क्लॉटिंग प्रोटीन। एंड इस क्लॉटिंग प्रोटीन को हम नाम देते हैं फिब्रिनोजन। अब इस फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, जब मेल के अंदर बेटा इजैकुलेशन होता है, मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर आता है, समाइनल प्लाज्मा बाहर आता है, तो समाइनल प्लाज्मा फीमेल की बॉडी में चला जाएगा। तो ये समाइनल प्लाज्मा जब निकल जाता है ना मेल की बॉडी से, तो इसको थोड़ा हम क्या कर देते हैं, विस्कस कर देते हैं, इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं बेटा। तो वो विस्कोसिटी डेवलप करने का काम, या समाइनल फ्लूइड को या समाइनल प्लाज्मा को बेटा कोगुलेट करने का काम, वो किसका होता है बेटा, वो फिब्रिनोजन प्रोटीन का होता है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये समाइनल प्लाज्मा को पानी की जैसा एकदम फ्लूइड बनने नहीं देगा, ये उसको थोड़ा बहुत क्या करके रखेगा बेटा, विस्कस करके रखेगा। क्लियर है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अब किसके बारे में याद रखेंगे, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द समाइनल फ्लूइड बेटा, ठीक है ना। अच्छा, और एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है बेटा, समाइनल फ्लूइड का कलर अगर आपसे पूछा जाए, इसका कलर क्या होता है, तो ये समाइनल फ्लूइड जो होता है बेटा, इसका कलर येलो होता है, येलो एंड विस्कस होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। समाइनल फ्लूइड कैसा होता है, येलो एंड विस्कस होता है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे समाइनल वेसिकल के बारे। तो आपने सिंपल में याद रखा कि समाइनल वेसिकल हमारी बॉडी में कितनी होती है, ये याद रखना है बेटा, ये 2 होती है। सो समाइनल वेसिकल 2 इन नंबर बेटा, मतलब 1 पेयर आप याद रखते हैं, राइट में एक होती है और लेफ्ट में एक होती है। समाइनल वेसिकल का काम क्या होता है, ये ग्लैंड होता है जो समाइनल फ्लूइड को रिलीज करता है। समाइनल फ्लूइड पूरे समाइनल प्लाज्मा का 60 to 70% बनाता है। पीएच उसका एल्कलाइन होता है, 7.4 का पीएच होता है। उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, कलर उसका येलो एंड
विस्कस होता है बेटा। तो ये सारा कुछ आप याद रखा किसके बारे में, सेमाइनल वेसिकल के बारे में। तो ये हमारा सेमाइनल वेसिकल हो जाता है फिनिश। अब आते हैं सेकंड ग्लैंड की तरफ। हमारा जो सेकंड ग्लैंड है डिस्कशन का, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे, ये 1 होता है बेटा, नंबर में 1 होता है, ठीक है, 1 ओनली 1 है नंबर, या सिंगल में लिख देता हूँ, ये सिंगल है बेटा, ठीक है। ये रिलीज करता है प्रोस्टेटिक सिक्रीशन को, और जिस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है बेटा, ठीक है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है बेटा। और कितना पीएच होता है इसका, 6.5 इसका पीएच होता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है बेटा, इसका कलर मिल्की होता है, ये मिल्की वाइट होता है, वाइट कलर का सिक्रीशन होता है इसका, मिल्की वाइट होता है बेटा, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड क्या करता है बेटा, ये स्पर्म की एक्टिवेशन करवाता है, स्पर्म के अंदर जो बेटा मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करा देता है, ताकि स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर सके। जितना ज़्यादा स्पर्म के पास एटीपी होगा, उतना ज़्यादा स्पर्म क्या करेगा, आगे जाके फंक्शन करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसके पास होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन्स होते हैं बेटा, ठीक है, इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन्स है। कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है, स्पर्म के जो टेल है बेटा, टेल को मूव कराने में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फॉस्फेट भी बेटा एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ये किस में मिलता है आपको बेटा, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बेटा एंटीबायोटिक्स मिलती है, बिकॉज मान लो फॉर एग्जाम्पल ये स्पर्म जब फीमेल की बॉडी में चला जाएगा, फीमेल की बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है वेजाइना में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, सो वो बैक्टीरिया बेटा स्पर्म को मार सकते हैं, स्पर्म को डैमेज कर सकते हैं। तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए बेटा प्रोस्टेटिक सिक्रीशन क्या रिलीज करता है बेटा, एंटीबायोटिक रिलीज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है बेटा, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में मिलती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक एंजाइम मिलता है जिसको हम नाम देते हैं फिब्रिनोलाइसिन। अब इस फिब्रिनोलाइसिन का काम क्या होता है बेटा, आपने अभी भी देखा कि सेमाइनल प्लाज्मा को गाढ़ा कौन कर देता है, फिब्रिनोजिन गाढ़ा कर देता है। अगर ये हमेशा ऐसे ही गाढ़ा रहा बेटा तो स्पर्म तो बाहर ही नहीं आ पाएगा इससे। तो एक बार सेमाइनल प्लाज्मा फीमेल की बॉडी में पहुंच जाता है ना, ये फिब्रिनोलाइसिन एक्टिवेट हो जाता है, और ये फिब्रिनोलाइसिन क्या कर देता है बेटा, इस फिब्रिनोजिन को ब्रेक कर देता है, ताकि जो गाढ़ा सेमाइनल प्लाज्मा है वो थोड़ा लूज हो जाए, जिसकी वजह से स्पर्म को बाहर आने का मौका मिल सके बेटा, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारा है बेटा, दिस कॉल्ड एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखेंगे बेटा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नंबर में 2 होते हैं, 2, या पेयर में लिख देता हूँ बेटा, पेयर होते हैं, 2 पाए जाते हैं नंबर में। ये रिलीज करते हैं बेटा बल्बोयूरेथ्रल सिक्रीशन, जिसका काम क्या होता है बेटा कि इजैकुलेशन से पहले यूरेथ्रा को एल्कलाइन कर देते हैं, बिकॉज मेल्स के अंदर यूरेथ्रा से स्पर्म भी निकलता है और मेल्स के अंदर यूरेथ्रा से यूरिन भी निकलता है, और यूरिन तो एसिडिक होता है बेटा। सो अगर इस एसिडिक यूरिन के कांटेक्ट में स्पर्म आ गया तो वो तो स्पर्म को डैमेज कर देगा। तो इसलिए इजैकुलेशन से पहले ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या कर देता है बेटा, ये रिलीज करता रहता है फ्लूइड या बल्बोयूरेथ्रल सिक्रीशन रिलीज करता है, जो एक तो पीनस को स्लिपरी बना देता है, एंड दूसरा बेटा वो स्पर्म को यूरेथ्रा की एसिडिटी से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये आपके 3 ग्लैंड्स हो गए और इनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ डिसऑर्डर्स की बात करना चाहता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे याद रख लीजिए। मेल्स के अंदर बेटा बीमारी एक होती है जिसको हम नाम देते हैं बीपीएच, ठीक है। मेल्स के अंदर एक बीमारी होती है जिसको बीपीएच बोलते हैं। बीपीएच का फुल फॉर्म है बेटा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेल का एज बढ़ने लगता है तो मेल्स के अंदर बेटा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये थोड़ा फूलने लगता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आता है। सो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आएगा तो ये किसको दबा देगा बेटा, ये यूरेथ्रा को दबा देगा। इसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, इसको हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं, और इसको हम पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये किसको दबा देगा बेटा, ये यूरेथ्रा को दबा देगा। जब यूरेथ्रा पे प्रेशर अप्लाई होगा बेटा तो ऊपर से तो यूरिन आ रहा है ना, तो यूरिन निकलना इस मेल के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी एज्ड मेल्स के अंदर यूरिन को पास करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आता है।
सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा उनका यूरिन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है? बीपीएच बोला जाता है। और एक पॉइंट याद रखेंगे कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर ये फ्रुक्टोज दिखाई दे रहा है, फ्रुक्टोज को हम रेप टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं बेटा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रुक्टोज को किसके लिए यूज़ किया जाता है? रेप टेस्ट के लिए, बिकॉज फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में बेटा कोई भी ऐसा सेल, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो फ्रुक्टोज बना सकता है। ठीक है, अगर फीमेल की बॉडी में आपको फ्रुक्टोज मिल रहा है सो दैट मीन्स फीमेल का सेक्शुअल इंटरकोर्स हो चुका है, या इन फॉर्चुनेट केसेस बेटा क्या हो सकता है? रेप हो सकता है। तो रेप टेस्ट के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? फ्रुक्टोज को यूज़ करते हैं, जो कहाँ पे देखने को मिलता है आपको बेटा? जो आपको सेमिनल प्लाज्मा में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपके ग्लैंड्स हो गए और इनकी रेस्पेक्टिव सिक्रीशंस हो गई बेटा, ये आई होप आपको समझ आ गया। अब अगर मैं इन सारी सिक्रीशंस को कंबाइन कर दूं बेटा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपने याद रख ही लिया बेटा। अगर हम इन सारी सिक्रीशंस को कंबाइन करके चले, सारी सिक्रीशंस को कंबाइन कर दे आपस में, तो हमारे पास कौन कौन सा सिक्रीशन आया बेटा? सबसे पहले हमारे पास आया सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, और हमारे पास प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और हमारे पास आया बेटा काउपर्स फ्लूइड। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग ग्लैंड्स है, इनकी तीन अलग सिक्रीशंस है। इन तीनों सिक्रीशंस को एक साथ अगर मैं कंबाइन कर दूँ ना, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज, एक साथ मिला के बेटा हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सेमिनल प्लाज्मा। इनको हम एक साथ सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अब इस सेमिनल प्लाज्मा में, फॉर मैंने ये सेमिनल प्लाज्मा ले लिया, अगर इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर बेटा मैं स्पर्म को ऐड कर दूंगा, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर मैंने किसको ऐड कर दिया? स्पर्म को ऐड कर दिया बेटा। सो इनको दोनों को मिला के एक साथ, दोनों को कंबाइन करके एक साथ हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज सीमेन, दिस इज कॉल्ड एज सीमेन। तो याद रखना सीमेन एंड सेमिनल प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है। सीमेन के अंदर स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा आता है, लेकिन सेमिनल प्लाज्मा में बेटा स्पर्म नहीं आता है। सेमिनल प्लाज्मा से आप सीमेन से आप स्पर्म को हटा दो तो वो सेमिनल प्लाज्मा बन जाएगा। सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म को जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है? वो स्पर्म बन जाता है। ठीक है, मेल की बॉडी से बेटा जब स्पर्म या जब सीमेन बाहर आता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ सीमेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल बेटा, इसको हम एजैकुलेशन बोलते हैं। तो एजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? एजैकुलेशन का मतलब होता है सीमेन का मेल के रिपर्टरेट से बाहर आना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एजैकुलेशन। और एक मेल जो है बेटा नॉर्मली अपनी लाइफ में एजैकुलेशन जब करता है सो अबाउट 2 to 5 ml ऑफ सीमेन को इजैकुलेट करता है। ठीक है, तो नॉर्मल इजैकुलेशन कितने कितने का होता है? 2 to 5 ml ऑफ सीमेन इजैकुलेट होता है बेटा। और इस 2 to 5 ml सीमेन के अंदर बेटा आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, सो इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? इजैकुलेशन का मतलब होता है सीमेन का बॉडी से बाहर आना, मेल की बॉडी से सीमेन को बाहर लाने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन 2 to 5 ml ऑफ सीमेन निकलता है बाहर इजैकुलेशन में, जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अगर किसी मेल के अंदर बेटा स्पर्म काउंट 200 से कम है, इसको हम ओलिगोसुपर्मिया बोलते हैं बेटा। तो ओलिगोसुपर्मिया एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे मेल के अंदर बेटा स्पर्म काउंट क्या होता है? कम होता है। क्लियर हुए ना? इसके अलावा और एक कंडीशन याद रखेंगे, मेल्स के अंदर बेटा जब एज बढ़ जाता है ना, एज बढ़ने से बेटा मेल्स के अंदर एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। जैसे जैसे मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो मेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो चाह है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो अर्ज है वो खत्म हो जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एडम बेटा। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एडम। एडम का फुल फॉर्म अगर आपको याद रखना है तो इसको हम नाम देते हैं एंड्रोजन
डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स बेटा, इन एजिंग मेल्स, इसका फुल फॉर्म है, या इसको मेल मीनोपॉज भी बोलते हैं, इसको मेल मीनोपॉज। तो याद रखेंगे मेल मीनोपॉज का मतलब क्या होता है कि मेल के अंदर स्पर्म तो बन रहा है बट सेक्सुअल इंटरकोर्स की अर्ज डिक्रीज हो जाती है बिकॉज बॉडी में एंड्रोजन का डेफिशिएंसी हुआ बेटा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एडम, ऑल्सो कॉल्ड एज मेल मीनोपॉज बेटा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका एजुकेशन वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया सेमिनल प्लाज्मा क्या है, सेमिनल फ्लूइड क्या है, और सारा कुछ रिलेटिंग स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। अब हम एक बार बेटा पीनस के स्ट्रक्चर पे आते हैं कि पीनस में हमको देखने को क्या क्या मिलता है, ठीक है। सबसे पहले पीनस के अंदर बेटा आपको अगर आप देखेंगे ऊपर से अगर मैं शुरू कर दूँ, आपको मिलता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अलावा अगर आप इधर देखेंगे छोटा सा पार्ट यूरेथ्रा का इधर भी मिल रहा है, काउपर्स ग्लैंड के बीच में छोटा सा पार्ट यूरेथ्रा का मिल रहा है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं बेटा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये हो गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड लास्ट वाला पार्ट जो आपको यूरेथ्रा का दिखाई दे रहा है बेटा, जो लार्ज साइज का है, तो ये पूरा एरिया जो यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको यूरेथ्रा का, सो दिस लार्ज पार्ट इज कॉल्ड एज पेनाइल यूरेथ्रा। ये पीनस में होता है बेटा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेनाइल यूरेथ्रा बोला जाता है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक साइड से यूरेथ्रा बेटा यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, और दूसरे साइड से बेटा इधर ही जुड़ेगा इजैकुलेटरी डक्ट से। तो इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है, यानी मेल के अंदर बेटा यूरिन और स्पर्म एक ही ट्यूब से फ्लो करते हैं बेटा, और उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप पीनस का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो पीनस में हमको बेटा दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ मिलते हैं। एक आपको मिल रही है दो टिश्यूज़, आप देख सकते हैं बेटा साइड से ये दो टिश्यूज़ मिल रहे हैं, जिनके अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी मिल रही है। इस टिश्यू को हम नाम देते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ये पीनस को इजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इसमें ब्लड भर जाता है, ब्लड के भरने की वजह से बेटा ये टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से पीनस का इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा कॉर्पस कैवर्नोसम दो होते हैं, वन पेयर मतलब दो होते हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, ये हो गया एक कॉर्पस कैवर्नोसम, ये हो गया दूसरा कॉर्पस कैवर्नोसम। यहाँ पे हमने बेटा इनको ऐसे शो किया, ये एक कॉर्पस कैवर्नोसम हो गया एंड ये दूसरा कॉर्पस कैवर्नोसम, ये वन पेयर होता है। ये डॉर्सल साइड में पाया जाता है, मतलब अगर ये पीनस मान लेते हैं बेटा, तो ये पीनस का वेंट्रल साइड होगा, ये पीनस का डॉर्सल साइड होगा, ये ऊपर वाले साइड में पाए जाते हैं बेटा। और इनके सेंटर में क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल। आप इधर देख सकते हैं, अगर इस डायग्राम को देख सकते हैं, तो ये सेंटर में इनके ब्लड वेसल है, ये दो नंबर में बेटा, नंबर 1 एंड नंबर 2, और किस साइड में पाए जाते हैं, डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैवर्नोसम। और एक होता है बेटा जो सिंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये आपको लग रहे हैं दो है, बट ये सिंगल होता है बिकॉज ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बेटा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सिंगल होता है, मिड सेंटर में पाया जाता है टेस्ट पीनस के, और ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉर्पस कैवर्नोसम है, ये अंदर से यूरेथ्रा है बेटा, तो ये किसको सराउंड करता है, यूरेथ्रा को सराउंड करता है। तो यहाँ पे आपका पीनस का ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा। अच्छा, और एक चीज़ जो एनसीईआरटी में पीनस के बारे में दी है, पीनस का ये वाला एंड जो होता है ना, जो फूला हुआ एंड है बेटा, इसको हम ग्लानस पीनस बोलते हैं, ग्लानस पीनस। और बच्चों के अंदर बेटा इस ग्लानस पीनस पे एक स्किन का फोल्ड पाया जाता है, आप मान लीजिए ऐसे एक स्किन का फोल्ड पाया जाता है, इसको हम नाम देते हैं परप्यूसे और फोर स्किन, इसको हम परप्यूसे बोलते हैं और फोर स्किन बोलते हैं बेटा, जिसको कुछ रिलीजन्स में जैसे मुस्लिम्स के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, काट देते हैं, जिस प्रोसेस को हम सर्कमसिशन बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है ना यूरेथ्रा का, द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। तो कोई पूछे आपसे यूरेथ्रल मीटस क्या होता है, सो यूरेथ्रल मीटस इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा बेटा, खत्म हो गया ये भी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें आपको ये मेल रिप्रोडक्शन के पार्ट जो हमने देख लिए वही दिखाई दे रहे हैं, और कुछ है नहीं बेटा, ठीक है। सो ये आपको सेमिनल वेसिकल दिखाई दे रहा है, ये आपको एम्प्यूला दिखाई दे रहा है, वासा डिफरेंशिया का एम्प्यूला दिखाई दे रहा है,
ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा, ये छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं आपको बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड्स। तो बाद में इनको थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं बेटा। तो मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ जो जो चीज़ काम की है बेटा, ठीक है। चले तो यही चीज़ें काम की, बाकी आप कुछ काम का है नहीं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया, ठीक है ना। और बाद में क्या होगा, पेनाइल यूरेथ्रा भी होगा। सो ये आपका हो जाता है ख़त्म यहाँ पे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश कर दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं बेटा किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो ये एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखी है, आप बाद में पढ़ेंगे आराम से। मैंने पूरा डायग्राम में ही समझा दिया बेटा, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारा कुछ डायग्राम में ही समझा दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको ईजी लगे बाद में इसको एनसीईआरटी से पढ़ने। तो ये आप बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम आते हैं किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बेटा, ठीक है। ये बता ही दिया मैंने, मेल एसेसरी ग्लैंड्स ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होता है एंड बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, इनका सिक्रीशन को हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज होता है, जिसमें कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। सिक्रीशन ऑफ बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो पीनस को क्या कर देता है, लिब्रिकेट कर देता है। बता ही दिया मैंने, प्रोस्टेट सिंगल होता है, 20 to 25% सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। एसिडिक होता है, 6.5 इसका पीएच होता है, मिल्की होता है, सफ़ेद कलर का। सिट्रिक एसिड इसमें होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फिब्रोनोलाइसिन इसमें होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं एंड एंटीबायोटिक्स। ये मैंने पूरा बता दिया आपको। सेमिनल वेसिकल बेटा 1 पेयर 2 होते हैं, 60 से 70% कंट्रीब्यूशन होता है। एल्कलाइन होता है, 7.4 इसका पीएच होता है, मतलब एल्कलाइन पीएच होता है। येलो एंड विस्कस होता है, इसमें फ्रुक्टोज मिलता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलते हैं एंड फिब्रोनोजन मिलता है, ये भी मैंने बता दिया। फ्रुक्टोज को हम यूज़ करते हैं फॉर्सनिक रेप टेस्ट के लिए, ये भी बता दिया। काउपर्स ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड बेटा ये भी 2 होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं स्पर्म के पासिंग को, बिकॉज ये यूरेथ्रा एसिडिक होता है बेटा, तो एसिडिक यूरेथ्रा में स्पर्म को ये क्या करते हैं, बचाते हैं। सो ये ऑलरेडी बता दिया बेटा, सेमिनल प्लाज्मा क्या है, सीमेन क्या है, एजैकुलेशन का मतलब क्या है, सारा बता दिया मैंने डायग्राम के अंदर ही। तो अब आपको थोड़ा ये पॉज करके इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और अच्छे से आपको याद भी रहे, ठीक है। लैबलिंग आप खुद करेंगे बेटा, लैबलिंग में मैं कुछ समझा नहीं सकता आपको, मैंने पूरा आपको डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। एनसीईआरटी की लैबलिंग दी है, एग्जाम में लैबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में लैबलिंग पूछी जाती है। तो ये लैबलिंग आप बाद में खुद कर लेना बेटा, 1-2 बार ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा आपसे। चले तो अभी हम आते हैं किस पे तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है बेटा उनके नाम लिख देता हूँ 1 by 1, फिर हम उनको एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इधर देख सकते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी दिखाई दे रही है, ओवरी दिखाई दे, तो बताने की जरूरत नहीं है बेटा, 2 ओवरीज होते हैं, ये ओवरी 1 और ये है ओवरी 2। बाद में हम इसके कुछ और फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अलग से दिखाई दे। ये देखिए, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लोपियन ट्यूब बेटा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब, और इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फिम्ब्रे, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है बेटा थोड़ा फूला हुआ ट्रम्पेट लाइक पार्ट है, इसको हम इनफेंडिब्यूलम बोलते हैं। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है बेटा थोड़ा कर्व्ड पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं इस्थमस, ठीक है। और ये जो फाइनली ये वाला पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। तो ये पार्ट्स किसके हो गए, ये फ्लोपियन ट्यूब, यानी फ्लोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फिमरे, इन्फेंडिबुलम, इस्थमस एंड एम्प्यूला बेटा, ठीक है। अभी बस नाम लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन में एक एक करके सबका बता दूंगा। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 2 ओवरीज मिलती है और 2 फ्लोपियन ट्यूब्स मिलती है। ये फ्लोपियन ट्यूब एक हो गया, ये दूसरा फ्लोपियन ट्यूब हो गया, दोनों के सेम पार्ट्स होते हैं। इसमें भी फिमरे होगा, इसमें भी इन्फेंडिबुलम होगा इधर, इसमें भी इस्थमस होगा इधर, और इसमें भी एम्प्यूला होगा इधर बेटा, सेम चीज़ है यहाँ तक, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाई देता है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज यूट्रस बेटा, ये ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा पार्ट जो डिब्बे के अंदर आ गया ना, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज यूट्रस। अगर मैं इसको थोड़ा जूम भी कर, कलर भी कर दूँ, सो इस पूरे पार्ट को जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं यूट्रस बेटा। ये यूट्रस हो गया, ये पूरा पार्ट यूट्रस हो गया जो अभी हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ।
तो इस यूट्रस को हम डिवाइड करते हैं बेटा कुछ पार्ट्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्रस के सबसे ऊपर वाले पार्ट को फंडस बोलते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस बेटे, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे, यहाँ पे और एक लाइन अगर मैं खींच लूँ, ये देखिए इधर। सो ये जो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, इसको हम यूट्रस की बॉडी बोलते हैं। एंड जो नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं बेटा, इसको हम येलो कलर थोड़ा सा कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं सर्विक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। यानी यूट्रस के 3 हिस्से, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स बेटा। क्या फंक्शन इनका वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है। एंड फाइनली बेटा फीमेल के अंदर आपको और एक चीज़ मिलेगा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना बेटा। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, 2 ओवरीज आती है, 2 फ्लॉपियन ट्यूब्स आते हैं, 1 यूट्रस आता है और 1 वेजाइना आता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्लॉपियन ट्यूब से शुरू करते हैं, बिकॉज ओवरी तो मैं आगे जाके आपको पूरा डिस्कस डिटेल में करा दूंगा। सबसे पहले हम फ्लॉपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं कि फ्लॉपियन ट्यूब में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और फ्लॉपियन ट्यूब का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ठीक है ना। एक मिनट अब रुक जाओ, मैं एक फ़ोटोग्राफ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि उससे हमारा डिस्कशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए आप, तो ये हम लाए हैं बेटा इधर फ्लॉपियन ट्यूब को, तो इधर ही हम सारी प्रॉपर्टी इसकी रीड करेंगे, ठीक है। शुरुआत करता हूँ मैं बेटा किससे, फिमरे से, ठीक है। सो अगर आप फिमरे को ध्यान से देखेंगे, पहले तो याद रखेंगे फ्लॉपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। फ्लॉपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट। ओविडक्ट शुरू कहाँ से होता है, ये आप देखिए, ओवरी दिखाई दे रहा है ना, ओवरी के 2 एंड्स होते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पे ओवरी को थोड़ा और बेहतर तरीके से बना लूँ, तो ये हमारा ओवरी हो गया ऐसे। ओवरी के 2 एंड्स, मैं कलर कर देता हूँ, एक तो ये ब्लैक वाला एंड हो गया जो यूट्रस की तरफ है, और ये और एक एंड हो गया जो फ्लॉपियन ट्यूब की तरफ है। ये वाले एंड को हम नाम देते हैं बेटा यूट्राइन पोल, जो यूट्रस की तरफ होता है बेटा। और ये वाले एंड को हम नाम देते हैं बेटा ट्यूबल पोल, जो किसकी तरफ होता है बेटा, जो ओविडक्ट या फ्लॉपियन ट्यूब की तरफ होता है, ठीक है ना। अब अगर आप फ्लॉपियन ट्यूब को देखेंगे, तो फ्लॉपियन ट्यूब शुरू कहाँ से हुआ बेटा, ये ट्यूबल पोल ऑफ ओवरी से शुरू होता है, यहाँ से फ्लॉपियन ट्यूब शुरू होता है, और ख़त्म कहाँ पे हो जाता है बेटा, ख़त्म ये फंडस ऑफ यूट्रस पे ख़त्म होता है। यानी यूट्रस के फंडस से शुरू करते हुए अगर हम बेटा ओवरी के ट्यूबल पोल तक आ जाएंगे ना, तो ये जो स्ट्रक्चर इनके बीच में, इन दोनों के बीच में मिलता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज फ्लॉपियन ट्यूब और ओविडक्ट बेटा, ठीक है ना। ओविडक्ट के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आपको मिलता है, इसको हम फिमरे बोलते हैं। तो फिमरे के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे ना, वो याद रखेंगे, फिमरे रिप्रेजेंट करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब को, एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर फिमरे एंटीरियर पार्ट है, तो ये तो लास्ट वाला इस्थमस हो गया ना, तो इस्थमस किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब को, ये रिप्रेजेंट करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब को। तो ये याद रखेंगे, फ्लॉपियन ट्यूब का एंटीरियर पार्ट क्या होता है और फ्लॉपियन ट्यूब का पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट और सिंपल में बेटा इसको याद भी रख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, फिमरे का काम क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, एक एग निकलेगा, ठीक है ना। सो उस एग को पकड़ने का काम, उस एग को रिसीव करने का काम किसका होता है बेटा, फिमरे का होता है। बिकॉज फिमरे के अंदर एक फिमरे लंबा होता है, मान लो ये वो फिमरे में बना रहा हूँ, थोड़ा रेड कलर से बना देता हूँ, तो फिमरे बेटा एक फिमरे लंबे साइज का होता है। तो दिस लार्ज साइजेड फिमरे इज कॉल्ड एज ओवरियन फिमरे बेटा, इसको हम ओवरियन फिमरे बोलते हैं। और इस ओवरियन फिमरे का काम क्या होता है, ये एग को पकड़ता है और पकड़ के बेटा किस में लाता है इसको, ये फ्लॉपियन ट्यूब में लाता है। सो एग को पकड़ने का काम ओवरी से किसका है, फिमरे का है। सारे फिमरे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन करता है बेटा, ओवरियन फिमरे करता है, जो लंबे साइज का होता है, जो एग को आराम से पकड़ के बेटा किसकी तरफ ले आता है, फ्लॉपियन ट्यूब की तरफ ले आता है। फ्लॉपियन ट्यूब के पास बेटा जो सेकंड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनफेंडिब्यूलम। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पार्ट, इस पार्ट को हम नाम देते हैं इनफेंडिब्यूलम।
तो इनफेंडिबुलम के बारे में आप याद रखेंगे सबसे पहले, इनफेंडिबुलम जो होता है बेटा ये ट्रम्पेट लाइक होता है, फूला हुआ पार्ट होता है बेटा, ट्रम्पेट लाइक पार्ट होता है, जिसका काम क्या होता है बेटा, एग को रिसीव करने का होता है। यानी एग जब फिमरे से अंदर आएगा ना, तो अंदर आने के बाद एग डायरेक्टली किस में आता है बेटा, इनफेंडिबुलम में आता है। ठीक है, इनफेंडिबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, ये सबसे मोटा पार्ट होता है, सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। और एम्प्यूला ही वो जगह है बेटा जहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। यानी एम्प्यूला क्या है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन इधर ही होता है। क्लियर हो गया? तो याद रखना प्लीज़ बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्लॉपियन ट्यूब है, लेकिन फ्लॉपियन ट्यूब में कॉमनली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्प्यूला वाली साइड पे होता है बेटा। क्लियर हो गया? और लास्ट वाला पार्ट जो है बेटा वो क्या है, वो स्टमस, जो नैरो होगा, जो फाइनली फिर किससे जुड़ जाएगा, जो यूट्रस से जुड़ जाएगा। क्लियर है ना? अब फ्लॉपियन ट्यूब जो है बेटा, बिकॉज ये एक लार्ज स्ट्रक्चर है, तो इस फ्लॉपियन ट्यूब को बॉडी के अंदर बेटा, बॉडी वॉल से जोड़ने का काम पेरिटोनियम की एक लेयर करती है, जिसको हम नाम देते हैं मीसोसेल्पेनिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे मीसोसेल्पेनिक्स क्या है, तो मीसोसेल्पेनिक्स बेटा पेरिटोनियम की एक लेयर होती है, जिस पेरिटोनियम की लेयर का काम क्या होता है बेटा, फ्लॉपियन ट्यूब को जोड़ के रख देना, किसके साथ, एक फीमेल में बेटा बॉडी वॉल के साथ जोड़ने का काम होता है इसका। ठीक है, अब इसके अलावा और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इनफेंडिबुलम तो फनल शेप बेटा वो बता दिए। फ्लॉपियन ट्यूब का अगर आपसे साइज़ पूछा जाए, तो फ्लॉपियन ट्यूब का साइज़ बेटा कितना होता है, एनसीईआरटी में दिया, मैं इधर लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सो याद रखेंगे फ्लॉपियन ट्यूब का साइज जो होता है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। तो फ्लॉपियन ट्यूब का साइज़ कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है बेटा। ठीक है, फिर पहला ट्यूब बता दिया फिमरेस, सेकंड मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा इनफेंडिबुलम। अब इसके अलावा और एक चीज़ याद रखेंगे कि इनफेंडिबुलम जो होता है ना, इनफेंडिबुलम आगे जाके जिस पार्ट में जाता है, जिसको एम्प्यूला बोलते हैं, ये वाइडर पार्ट होता है, मतलब वाइडेस्ट पार्ट होता है, और यहाँ पे क्या होती है बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, एम्प्यूला जो होता है बेटा ये थिन वॉल्ड होता है, डायलेटेड पोर्शन होता है फ्लॉपियन ट्यूब का, और 2/3 बनाता है बेटा। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ। सो 2/3 फ्लॉपियन ट्यूब बेटा किससे बनता है, अकेले एम्प्यूला से बनता है। ठीक है, 2/3 एम्प्यूला, पूरा फ्लॉपियन ट्यूब एम्प्यूला से बनता है। लास्ट वाला पार्ट जो बेटा ये 1/3 होता है, 1/3 पार्ट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्थमस बोलते हैं। और स्थमस का साइज डायमीटर अगर आप देखेंगे ना, तो स्थमस का डायमीटर बेटा 1 mm के आसपास होता है। स्थमस का डायमीटर कितना होता है, 1 mm होता है, जो फाइनली फिर किसके साथ जुड़ जाता है बेटा, यूट्रस के साथ जुड़ जाता है। सो अगर आपको फ्लॉपियन ट्यूब के फंक्शंस पूछे कोई, तो फ्लॉपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, पहला ये एग को रिसीव करता है, दूसरा इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तीसरा फर्टिलाइजेशन के साथ साथ बेटा इसमें पहला क्लीवेज होता है, पहला ब्लास्टोमर बनता है, इसमें मर्यूला बनता है, इसमें ब्लास्टुला बनता है। तो ये सारे काम कहाँ पे होता है बेटा, ये फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर होता है। सो फ्लॉपियन ट्यूब में और कोई खास बात है नहीं बोलने वाली, तो यही कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा। सबसे पहले पार्ट्स याद रख लेना, फ्लॉपियन ट्यूब के पार्ट्स क्या क्या है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिए। फ्लॉपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोले जाते हैं। पार्ट्स कौन कौन सा है बेटा, फिमरे, इनफेंडिबुलम, एम्प्यूला, स्थमस। सबसे छोटा पार्ट स्थमस होता है, जो 1/3 बनाता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट बेटा एम्प्यूला होता है, जो 2/3 बनाता है। वाइडर एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट भी बेटा एम्प्यूला ही होता है, और एम्प्यूला वो जगह होती है जहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब 99.9% टाइम्स बेटा फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, एम्प्यूला में ही देखने को मिलता है। क्लियर है ना? अच्छा, और एक चीज़ याद रखेंगे, फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो इंटरनली बेटा फ्लॉपियन ट्यूब में पाया जाता है कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। यानी इसके अंदर बेटा क्या मिलेगा आपको, सीलिया मिलेगा बेटा, जिस सीलिया का काम क्या होता है, एग को कहाँ की तरफ मूव करा देना, या डेवलपिंग जाइगोट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को बेटा कहाँ की तरफ मूव कराना, फ्लॉपियन ट्यूब की तरफ मूव कराना। ठीक है, सो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है बेटा क्या, फ्लॉपियन ट्यूब। फ्लॉपियन ट्यूब के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी यूट्रस। यूट्रस को हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज मैं शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ। अगेन सेम चीज़ आपको पता है बेटा, मेमोरी का इशू चल रहा है, आईपैड में ज़्यादा देर तक मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट कार्ड के अंदर मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा यूट्रस को और वेजाइना को बेटा, एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया को। ठीक है, तो उन पार्ट्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चा, सो टिल देन